अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास एनालिसिस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन है। इसमें हम देखेंगे कि चेंज इन द लिमिट वेक्टर अंडर स्ट्रेस के कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन देखेंगे ऑन एन एटम अंडर स्ट्रेस, उसका मैथमेटिकल टूल समझेंगे कैसे उसको समझा जाता है डिफॉर्मेशन को। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन देखा था कि आपके पास स्ट्रेन दो तरह से हो सकता है, यूनिफॉर्म। अगर प्रिमिटिव आपका सेल जो है वो डिफॉर्म होता है एक ही तरीके से तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन है। अगर वो एक तरीके से नहीं होता यानी सिमिलर वे में डिफॉर्म नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेन है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, लेट्स से आपके पास इलास्टिक स्ट्रेन को एनालिसिस करने वाले हैं। अब आप समझे क्रिस्टल है, आप उसके किसी एक जो आपके पास सेल है आप उसे डिफॉर्म करते हैं तो उसकी डिफॉर्मेशन में आपने एनर्जी अप्लाई की होगी। वो एनर्जी जब आप अप्लाई करेंगे तो वो अपनी शक्ल से जब आप डिफॉर्म होगा, शियर स्ट्रेन आएगा तो वो पूरे क्रिस्टल में उस एनर्जी को फैलाएगा। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे आप स्टडी कर सकते हो। लेट्स से हम मानते हैं कि हमारे पास एक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, जी यूनिट वेक्टर। हम कहते हैं ये अनस्ट्रेन्ड सॉलिड के ये आपके पास यूनिट वेक्टर थे। अब अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो सॉलिड पे और स्मॉल डिफॉर्मेशन आती है तो अब ये एक्सिस चेंज हो जाएंगे। ये जो एक्सिस चेंज है ये लेंथ वाइज भी हो सकते हैं, डायरेक्शन यानी ओरिएंटेशन में भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब डिफॉर्मेशन हो गई। जो नए वाले अब आपके यूनिट वेक्टर आए वो एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम के तौर पे मैंने लिख दिया। ठीक है। अब इनका पुराने वाले एक्सिस की सूरत में अगर लिखना हो कि इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे तो हम कहेंगे जो एक्स प्राइम है, नया वाला जो आपका बना है यूनिट वेक्टर, वो एक्स यूनिट वेक्टर यानी पुराने वाला प्लस डिफॉर्मेशन इन एक्स कंपोनेंट ऑफ थ्री एक्सिस, यानी जो एक्स कंपोनेंट है वो जो तीनों एक्सिस में उसकी जो आपके पास डिफॉर्मेशन आई है वो इसमें ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से वाई प्राइम जो नए वाला यूनिट वेक्टर है, डिफॉर्मेशन के बाद जो यूनिट वेक्टर बना है उसकी वैल्यू कैसी होगी, पुराने वाला यूनिट वेक्टर प्लस डिफॉर्मेशन ऑफ वाई कंपोनेंट इन थ्री एक्सिस। अभी ये नीचे फिग में आपको ये थ्री एक्सिस वाली बात समझ आ जाएगी। अब इसी तरीके से जी प्राइम जो है वो बराबर है जी यूनिट वेक्टर यानी पुराने वाला यूनिट वेक्टर प्लस डिफॉर्मेशन इन जी कंपोनेंट ऑफ थ्री एक्सिस। ओके होगी बात। अब ये जो मैं लिख रहा हूं कि ये डिफॉर्मेशन है यानी स्ट्रेन की बात कर रहा हूं एक्स कंपोनेंट का थ्री एक्सिस का, वो अब आप कैसे समझेंगे। लेट्स से अगर मैं लिखता हूं ई एक्स एक्स तो ये फ्रैक्शनल चेंज होगी एक्स कंपोनेंट की अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे आप इस जगह पे ये डायरेक्शन देख रहे हैं। फिर आपके पास ई एक्स वाई अगर आप लिखते हैं तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स कंपोनेंट होगी ऑफ वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस की जो एक्स कंपोनेंट पे अगर अगर उसमें कोई चेंज आती है अलोंग आपके पास। फिर फ्रैक्शनल चेंज ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ जी एक्सिस, आप इस जगह पे देख सकते हैं एक्स जी वाई मैंने लिखा है। फिर इसी तरीके से अब आप ई वाई एक्स लिखने वाले हैं फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस, यानी अगर एक्स एक्सिस के वाई कंपोनेंट पे कुछ बदलाव आता है, कोई डिफॉर्मेशन आती है, वो आप उसे नोट कर रहे हैं। फिर ई आपके पास आ जाएगा वाई वाई, दिस इज आप डायरेक्शन देख सकते हैं तो फ्रैक्शनल चेंज इन वाई कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस। फिर इसी तरीके से ई वाई जेड आप देख सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ जी एक्सिस के तौर पे। फिर अगर हम थर्ड एक्सिस की बात करें ई जेड एक्स फ्रैक्शनल चेंज इन जी कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स कंपोनेंट का जो आपके पास एक्स एक्सिस का जो जी कंपोनेंट में जो चेंज आएगी वो हमने रिप्रेजेंट कर दी दिस वन। फिर फ्रैक्शनल चेंज ऑफ जी कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस, फिर फ्रैक्शनल चेंज ऑफ जी कंपोनेंट ऑफ जी एक्सिस। तो अब आपको 9 तरह से फ्रैक्शनल चेंज दिख रही है, यानी कि आपने डिफॉर्मेशन देखी एक्स कंपोनेंट की तीनों एक्सिस पे, आपने डिफॉर्मेशन देखी वाई कंपोनेंट की तीनों एक्सिस पे, आपने डिफॉर्मेशन देखी जी कंपोनेंट की और तीनों एक्सिस की, यानी तीनों एक्सिस की जो जी कंपोनेंट में डिफॉर्मेशन आई, तीनों एक्सिस की जो वाई कंपोनेंट में डिफॉर्मेशन आई, तीनों एक्सिस की जो एक्स कंपोनेंट में डिफॉर्मेशन आई, वो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दी। अब आपने जो फार्मूला बनाया था एक्स प्राइम प्लस पुराने वाला यूनिट वेक्टर प्लस डिफॉर्मेशन, तो वो मैं इस तौर पे लिख सकता हूं कि भाई एक्स प्राइम एक्स पुराने वाला यूनिट वेक्टर, ई एक्स 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 यूनिट वेक्टर, ई एक्स वाई वाई यूनिट वेक्टर, ई एक्स वाई जी यूनिट वेक्टर। क्योंकि ये जो मैंने चेंज बताई ये तो मैंने पुराने वाले यूनिट वेक्टर्स की लैंग्वेज में ही बताई ना, तो आप इसमें से एक्स प्राइम एक्स यूनिट वेक्टर जो पुराने वाला कॉमन ले सकते हो। ये वन प्लस ई एक्स एक्स मुझे बता रहा है कि आपने जो डिफॉर्मेशन देखी है वो अब आपने एक्स के लॉन्ग ही देखी है, एक्स यूनिट वेक्टर के लॉन्ग देखी है।
फिर इसी तरीके से y में आपने वैल्यू प्लेस कर दी, y यूनिट वेक्टर प्लस डिफॉर्मेशन ऑफ y, तो वो आप उन तीनों फैक्टर्स को ऐसे लिख सकते हैं अलोंग एक्स वाई एक्सिस और z एक्सिस में, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब y कॉमन लिया जा सकता है, इसी तरीके से z में आप वैल्यू प्लेस कर देंगे तो आप z कॉमन ले सकते हैं। तो ये आप एक तरह से आप कह लो कि आपको पता लग गई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कि जो नए वाले यूनिट वेक्टर बने थे वो पुराने वाले यूनिट वेक्टर्स की मदद से कैसे निकाले जा सकते हैं। यहां से एक चीज समझ आ रही है कि जो ओरिजिनल एक्सिस थे वो यूनिट लेंथ के थे, वो यूनिट वेक्टर जो आप बोल रहे हो, मगर जो नए वाले एक्सिस हैं वो तो यूनिट लेंथ के नहीं है नेसेसरी, क्योंकि 1 प्लस ई एक्स एक्स, 1 प्लस ई वाई वाई, 1 प्लस ई जेड जेड बता रहे कि भाई इनका ये 1 नहीं आने वाला मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब इस चीज को देखते हैं कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इनकी, एक्स नए वाले यूनिट वेक्टर और पुराने वाले की, तो आपने वो वैल्यूज प्लेस कर दी। आपने सॉरी यहाँ पे भी प्राइम था, आइडेंटिकल का आपने ना डॉट उठाई है कि आपके पास प्रोजेक्शन की, तो आपने आइडेंटिकल की डॉट ले ली। अब आपके पास ये फैक्टर इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि डॉट है तो x डॉट x1, y डॉट y1, j डॉट 1 आ जाएगा। तो आपके पास इस तौर पे आपने आइडेंटिकल्स को स्केयर की सूरत में लिख दिया, a डॉट ए स्केयर होता है ना, तो उस तौर पे याद रखना है। अब आपने क्या किया कि जनाब यहाँ पे इसका स्केयर ओपन कर दिया, वो चीजें आपने इस तरह करके लिख दी, तो x डॉट x कॉम x डॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले बोला। अब आप हाई पावर्स को निगलेक्ट कर दें अगर, तो वो आपके पास यहाँ पे 1 प्लस 2 ई एक्स एक्स आ जाएगा। अगर आप स्क्वायर रूट उठा लेते हो तो इसका ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसमें से गायब हो जाएगा। बायनॉमियल एक्सपेंशन देते हो तो 2 मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 से कट जाएगा, 1 प्लस ई एक्स एक्स आ जाएगा। यानी ये वही चीज आ गई कि जो नए वाला आपका यूनिट वेक्टर था वो 1 प्लस ई एक्स एक्स, ई एक्स एक्स क्या था, डिफॉर्मेशन। ई एक्स एक्स अगर आपको यहां से देखा है तो वो क्या था, फ्रैक्शनल चेंज एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस आएगा, यानी सिंपल अकेला एक्स एक्सिस के अलोंग हम डिफॉर्मेशन ऐड कर देंगे 1 लेंथ के अंदर। फिर इसी तरीके से y प्राइम आ जाएगा 1 प्लस ई वाई वाई, z प्राइम आ जाएगा 1 प्लस ई जी जी के तौर पे। अच्छा, अब अगली जो चीज देखनी है वो है डिफॉर्मेशन ऑन एटम अंडर स्ट्रेस। अब जनाब क्या है कि अगर मैं कहूं कि एक आपके पास एटम ओरिजिनली एक पॉइंट पे प्रेजेंट है, आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगी, आर वेक्टर आप देख रहे हो, एक्स एक्स यूनिट वेक्टर, वाई वाई यूनिट वेक्टर, जी जी यूनिट वेक्टर है, तो ये डिफॉर्मेशन से पहले उसके पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं कहूं कि आपके आर डिफॉर्मेशन आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यानी जितना वो डिस्प्लेस हुआ आपके पास जब आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, तो नया पोजीशन वेक्टर R1 आर प्राइम आ गया, तो उसके जो हमने जाहिर नए वाले यूनिट वेक्टर पढ़ने हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम, तो अब वो मैंने लिख दिए कि फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप देखो एक्स जिस पे हैट लगा हुआ है वो मेरे पुराने यूनिट वेक्टर है, जिस पे प्राइम लगा हुआ है वो मेरे नए यूनिट वेक्टर है। अब आपने क्या किया, सब्ट्रैक्शन चुके करनी है तो आइडेंटिकल हम जानते हैं आइडेंटिकली सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो एक्स एक्स वाली फैक्टर से कर दिए। अब आप इसमें से एक्स कॉमन ले सकते हो, एक्स प्राइम की वैल्यू, वाई प्राइम की वैल्यू, जी प्राइम की वैल्यू अभी मैंने पिछले हिस्से में बनाई है, तो वो वैल्यू मैंने याद दहानी के लिए नीचे लिख भी दी। तो क्या हम एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम की वैल्यू लगा सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में? तो जब मैंने वो वैल्यू लगाई मैंने कलर हाईलाइट कर दिया, एक्स प्राइम की वैल्यू लगी हुई है, वाई प्राइम की वैल्यू ग्रीन में, और सॉरी आपके पास यहाँ पे मुझे जी प्राइम लिखना था जो कि मैंने नहीं लिखा, इसे मैं सही कर देता हूं। तो ये आपके पास z है, तो यहाँ पे भी आपके पास z है। तो जनाब आपने z प्राइम की वैल्यू लगा दी दिस वन, तो अब आप क्या देख सकते हो कि x जो हैट है वो कट सकता है, y हैट कट सकता है, z हैट कट सकता है, रिमेनिंग फैक्टर यहाँ पे आगे। अब आपने x अंदर तरफ दे दी, y अंदर तरफ दे दी, z अंदर तरफ दे दिया। अब इसके बाद क्या है कि जनाब आप x हैट इसमें से कॉमन ले लो, y हैट कॉमन ले लो, z हैट कॉमन ले लो। ये एक तरह से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपने स्ट्रेस लगाया था उसने जितनी डिस्प्लेसमेंट पैदा की उसकी ये वैल्यू आ गई, उसका पोजीशन उसका कह लो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब इसमें जो x यूनिट वेक्टर है जो पुराने वाला है इसके साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आप देखो तो ई एक्स एक्स स्ट्रेन था, ई वाई एक्स स्ट्रेन था, ई जी एक्स स्ट्रेन था, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं इससे यू आर का नाम दे देता हूं। तो इसी तरीके से y वाले हेड के साथ उसे वी आर का, उसे डब्ल्यू आर का। तो ये इक्वेशन जो 2 है क्या इस सूरत में लिखी जा सकती है, यू आर एक्स वी आर वाई और डब्ल्यू आर जी के तौर पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई आपके पास जो पोजीशन आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, और वो उसकी वैल्यू अब आपके इल्म में है, दिस वन है।
तो जनाब ये हमारे पास बुनियादी सा कंसेप्ट था कि आप डिस्प्लेसमेंट जो आपने की, एक एटम को जितना डिस्प्लेसमेंट किया उसका वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया, तो उससे आपको पुराने कोऑर्डिनेट्स और नए कोऑर्डिनेट्स का भी पता पता था, तो जिसकी वजह से आपने ये पोजीशन वेक्टर निकाल, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।